उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? क्या इमरान खान ने जिस वक्त कोविड आया था तो बहुत जाती तौर पे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन कॉल करके पाकिस्तान के लिए यही रियायत नहीं ली थी, फिस्कल स्पेस नहीं ली थी, कर्ज के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नागानी आफत आई है और उसके अंदर मंतक बनता है सारी दुनिया से। शहबाज शरीफ जो है बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। तो अब ये एक बौखलाई हुई हुकूमत है जो चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई गैर सियासी बुनियाद पे हम कोई मुद्दा खड़ा करके इमरान खान को काबू कर सकें, और आप जितनी कोशिश करेंगे इमरान खान को दबाने की वो उतनी ही उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, इस वक्त आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूबा है। 1000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। करोड़ों अफराद उजड़ गए। समाजी ढांचा सैलाब की मौजों ने बिखेर कर रख दिया। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पहले से तबाहशुदा मईशत को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मईशत पहले ही कमज़ोर है। पाकिस्तान IMF से कर्ज के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। आज IMF का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का इम्कान भी है। इसी से मुतल्लिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की 2 मुबैना ऑडियो लीक सामने आई हैं जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़जाना को मशवरा दे रहे हैं कि IMF डील से मुकर जाएं। ये किसी सूरत नहीं होने देनी। PTI इसकी मुख्तलिफ वजाहतें भी पेश कर रही है, दिफा भी किया जा रहा है, एतराफ़ भी किया जा रहा है, लेकिन इस ऑडियो को कॉपी पेस्ट भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, ताहम गवर्नमेंट शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे रही है और इसी मुनासबत से कर्ज के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल यह है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा है, करोड़ों अवाम उजड़ गए, लेकिन हुक्मरान मुल्की मफाद और अवामी खिदमत की बजाय ज़ाती मफाद और सियासत के लिए दस्तो गिरेबां हैं। ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? हमारी सियासत सिर्फ तबाही की तरफ है और उसका आप कोई अखलाकी मेयार मुकर्रर नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमारी रेड लाइन है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मफाद को नुकसान हम नहीं पहुँचने देंगे। क्योंकि आज बेशक अब ये कह दें कॉपी पेस्ट है, कुछ है, जितनी भी गुफ्तगू उस दोनों ऑडियो लीक्स में मौजूद है वो गुफ्तगू से पहले फवाद चौधरी की गुफ्तगू देख लें, उनके ट्वीट देख लें और इमरान खान साहब की गुफ्तगू देख लें और वो ख़त देख लें, वो सब एक ही बात की निशानदेही करते हैं। हाँ, उसमें जो सबसे ख़तरनाक पहलू है वो है मोहसिन लगारी का सवाल शौकत तरीन से कि क्या सर, वो देखें आवाज़ भी कितनी दबी हुई, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सरदार मोहसिन लगारी पूछ रहे हैं कि हमारी स्टेट को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, और उतने ही दबंग अंदाज में शौकत तरीन कहते हैं होगा, हो जाएगा, हमें क्या है, देखो चेयरमैन को पकड़ रहे हैं, ये साले क्या कर रहे हैं, ये टैक्स लगा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, अब हम इन्हें रिलीफ दें। यानी आप सोच का अंदाज़ा लगाएं, शौकत तरीन जिसको इस्टेब्लिशमेंट बार बार इस मुल्क के अंदर वज़ीर ख़जाना के तौर पे लाती रही मसीहा बना के, ये सारा सोचने का सवाल ये है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी भी गुफ्तगू होती होगी, मैं कहूँगा कि वो जो थिंक टैंक्स है ना, ज़रा उनके नाम हमारे सामने ले आएँ जिन लोगों ने इन लोगों को बनाया, कि पता तो लगे कि उनका कैलिबर कितना था, जहाँ पे शौकत तरीन जैसे लोग दाव लगा गए और आके घुस बैठी है इस पाकिस्तान की मईशत के साथ, वो खिलवाड़ कर रहा है और उसको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इस लेटर के नतीजे में क्या निकलेगा। यानी वो किसी वक्त तो मोतबर था गुफ्तगू के अंदाज से शौकत तरीन के, जी मुझ पे फैसलों के लिए नैब ने केस बनाए, भाई आपके ऊपर तो और बड़े बड़े केस बनने चाहिए जो आज आपकी गुफ्तगू सामने आई है, क्योंकि इसके अंदर ना कॉपी पेस्ट वाली कहानी नहीं है, छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे पहले आई है, ऑडियो टेप बाद में आई है। सिर्फ उसने उसको अथेंटिसाइज कर दिया कि जी आप ये बता दें हमें कि जी क्या चीज़ें थी जो शौकत तरीन ने पूछी हैं और मोहसिन लगारी ने बिल्कुल धीमे अंदाज से पूछा।
कम से कम वहां पे वो रुक जाते, कुछ हो जाता। नहीं, उनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान, देखे ना, ये जब वजीर खजाना नहीं बने थे तो बड़े खुल खिला के बोलते थे कि जनाब इमरान खान की मईशत की पॉलिसी तबाह है, फला। ये जो रस्तू बैठे हुए थे असद उमर साहब, अयाज खान साहब को याद होगा, इमरान खान साहब की एक ब्रीफिंग में अयाज साहब मेरे जहन में मौजूद है कि ये मौजूद थे पीएम हाउस वाले कैबिनेट रूम में, कि वहां पे जब इनसे पूछा चौधरी गुलाम हुसैन ने कि आपकी 2 बड़ी गलतियां क्या हैं, तो उन्होंने एक कही थी कि IMF के पास लेट जाना। यानी ये खमियाजा भी भुगतवाया इन्होंने, क्योंकि इनके सामने उस वक्त स्टार्ट में बयान था IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी करूं, क्योंकि इमरान खान को तो इमरान खान ने मारा ना, किसी और ने नहीं मारा। तो जब फैसले अच्छे वक्त में IMF से अच्छी डील ले सकते थे, नहीं कर सके, तो हफीज शेख को और वो बाकिर साहब को स्टेट बैंक में ले आए और उस वक्त कहा गया स्टेट IMF ने IMF के साथ मुज़ाकरात किए हैं। फिर उसके बाद ये शौकत तरीन साहब ने उस ही पैकेज को दोबारा रीनिगोशिएट किया। हमारे प्रोग्राम गवाह हैं जब हम ये कहते थे कि जी जुलाई का जो पार्ट होगा वो तनख्वाहों के ऊपर बड़ा भारी आना है, और अभी तो ये होना है। और पेट्रोलियम लेवी उस वक्त 5 रुपए महीना थी, जो अब नए प्रोग्राम में 10 रुपए महीना आ गई कि वो आपको लगानी है, चूंकि जो पैसा दे रहा है उसको अपनी वापसी चाहिए। अब बात दोनों पार्टियों को छोड़ दें कि ये नून और PDM ने क्या किया है, PTI ने क्या किया। इशू ये है कि आपने एक सॉवरन गारंटी दी पाकिस्तान ने, उसके ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक और शौकत तरीन ने साइन किए डील पे, उसी को आपको ओन करना था, या तो आपको बाकी लोग ओन कर लेते, नहीं हो सका। तो आप पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आए, ये सोचने का भी मकाम है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा कि ये है वो जगह जहां पे सो मोटो बनता है। आप सवालात जवाबात बाद में कीजिए, पहले इनसे पूछे पाकिस्तान को बतौर मुल्क आप दाव पे लगाने से बाज क्यों नहीं आए। सही जी फैसल साहब, जाहिर है जब सोशल मीडिया पर ये ऑडियो सामने आई हैं तो लोगों ने अपनी अपनी जगह पर, हम फतवे भी देना शुरू कर देते हैं, खुद से अखज़ भी कर लेते हैं कुछ चीज़ें। अब लोगों ने गद्दार भी कहना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर ये गद्दारी है तो गद्दारी सही, क्योंकि हम तो अवाम की बात कर रहे हैं, IMF के पास नहीं जाना चाहिए। जबकि बहुत सारी मिसालें हैं कि इमरान खान, अभी जब आमिर साहब जिक्र भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कि ये खुमियाजा हमने लेट जाने पर भुगता है, जो हम मईशत को उस तरह से संभाल नहीं पाए। ये सियासत किस तरफ जा रही है? एक तरफ मुल्क पानी में डूबा है, अवाम जिनसे वोट लेते हैं उनका दर्द होना चाहिए, उनके पास चलें, अपना वोट बैंक तो बचाने के लिए उनके पास जाना चाहिए। ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने की जंग कब तक जारी रहेगी इनके दरमियान? देखिए, हम हमेशा हमने बात की कि हमारे मुल्क के सियासतदानों का अलमिया ये है कि उनकी रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान नहीं है, उनकी रेड लाइन जो है उनकी ज़ात है। कोई भी सियासतदान जो है वो अपनी ज़ात से आगे सोचने को तैयार ही नहीं है, और उसकी कीमत चाहे पाकिस्तान को जो है वो किसी शक्ल में भी जो चुकाना पड़ जाए। आज पाकिस्तान हम इस हाल में देख रहे हैं ना, ये इन्हीं रहनुमाओं का की की सज़ा है जो पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने इस खास तौर पे 3 महीने में, अभी आखिर के 2-3 दिन में जिस तरह रियासत पे हमलावर हुई है, इसकी तो बहरहाल कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में गद्दारी के लक़ब देने की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। 1947 के बाद से ये जो शुरू हो जाती है, उसमें किसी पे सही भी कहा गया होगा, किसी को मसलियत के तहत कहा गया होगा, किसी को इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के तहत कहा गया होगा, लेकिन किसी का कोई इतना बड़ा गुनाह कोई सामने आया नहीं, किसी की इतनी बड़ी कोई हरकत जो है वो सामने आई नहीं जो तहरीक इंसाफ की है। तो आज लोग जो है ना फिर रियासत की तरफ भी देख रहे हैं कि आपने माजी में जिन लोगों के साथ जो रवैया इख्तियार किया, जैसे अभी आमिर साहब ने भी ब्रिगेडियर साहब से सवाल पूछा कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ये आते रहे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्या देख के जो है वो शौकत तरीन को जो है, और इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन लोग थे जो शौकत तरीन को क्लियर करते थे कि पाकिस्तान के मसाइल से निकालने के लिए इनकी हैसियत जो है वो निजात दहिंदा की है। तो जिनको निजात दहिंदा समझा जा रहा था इस मुल्क का, आज बस मुल्क पे बाकायदा जो है वो हमला आवर हो गए। आज इस मुल्क में इमरान खान एक इतनी बड़ी फॉलोइंग लेके सिर्फ अपनी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो उस पर हमला आवर हो गए। इस ऑडियो को तो एक तरफ रख दें, 3 दिन पहले तो वो ये ऑडियो असली है नकली है, इस बहस को भी आप छोड़ दें। फवाद चौधरी साहब तो इंटरव्यू में कह चुके हैं ना कि हम नहीं चाहें तो ये ले भी नहीं सकते, IMF से पैसे नहीं ले सकते, और पैसे लेने किसने थे? पाकिस्तान ने लेने थे ना। मुस्लिम लीग से हमें आपको उसकी पॉलिसियों पे इख्तिलाफ हो सकता है भी इख्तिलाफ, उनकी नाअहली की सज़ा जो है उस कौम को मिल
रही है, लेकिन पाकिस्तान से इख्तिलाफ करने की जो है वो किसी को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अब ये रियासत की जिम्मेदारी है, और आज पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो है वो रियासत को देख रहे हैं, रियासत के फैसलों को देख रहे हैं, और रियासत की शक्ल को देख रहे हैं, कि रियासत के रिएक्शन को देख रहे हैं कि वो इमरान खान के इस अमल पे, तहरीक इंसाफ के इस अमल पर क्या आता है। जब यहाँ तो चंद जुमले बोलने पे पूरी पूरी सियासत को जो है वो लपेट दिया जाता है, तो एक सियासी जमात जो है वो बाकायदा जो है इस मुल्क के ऊपर जो है हमलावर हो गई है। अब तो इस मुल्क के अंदर ने पहले भी ये बात, तो आज हम तो पहले ही बात की कि इसराइल को और भारत के रॉ को तो यहाँ अपने नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है, उसको तो इलाकों की शक्ल में जो है वो इमरान खान के सपोर्टरों का एक नेटवर्क मिला हुआ है, जो रियासती इदारों पर खुल्लम खुल्ला हमलावर हुए हैं, जो पाकिस्तान के तमाम इदारों पर हमलावर हुए हैं, जो इस मुल्क के जो फौजी की आदत पर नाम लेके जो है बाकायदा जो है वो हमला कर। कोई ऐसी मिसाल तो लेकर आए ना जितनी बड़ी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जितनी बड़ी तहरीक सोशल मीडिया पे या मीडिया पर या अवामी सतह पर इस तहरीक इंसाफ ने चलाई हो, कोई ऐसी मिसाल मिलती है? मार्शल्ला दौर में भी ऐसे नहीं हुआ। मार्शल्ला दौर में भी जो है लोगों ने पॉलिसियों की मुखालफत की है, मार्शल्ला लगाने की मुखालफत की है, लेकिन जिस तरह ये गद्दारी की तहरीक रियासती इदारों के खिलाफ चलाई गई, ये तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब रियासत की जिम्मेदारी है, अब ये रियासत को ये काम करना होगा कि जिस तरह का रवैया आपने दूसरों के साथ इख्तियार किया, जिनका ये भी नहीं पता था कि उनका कसूर है या नहीं है, लेकिन जिसका अब कसूर सामने आ चुका है, उसके साथ आपका क्या रवैया, ये कौम जो है ये देखना चाहती है, जानना चाहती है। और आज ब्रिगेडियर साहब भी मेरे ख्याल में इस बात की जो है हिमायत कर ही देंगे। जी, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ से आ जाती हूँ। कहा यह जा रहा है कि ऑडियो जो है वो कॉपी पेस्ट है, कहीं दिफा हो रहा है, कहीं एतराफ़ किया जा रहा है। असद उमर साहब कहते हैं गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार है, लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। आप किस तरफ देख रहे हैं ये मामलात? बजाय हम पहले भी अपने प्रोग्राम में जब सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक मेज़ पर बैठना चाहिए, बजाय ये इकट्ठे हों इस मौके पर जब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब चुका है, ये तो किसी और तरफ चल निकले हैं। दुआ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जब पूरा मुल्क एक नागानी आफत में घिरा हुआ है और हर तरफ आओ बकार हो रही है, इस वक्त कम अज़ कम हमें पॉलिटिकल, पर्सनल, बिजनेस इंटरेस्ट को साइड पे करके एवरीबडी शुड लुक टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन में जाना चाहिए। और इस वक्त आई विश के इस वक्त इमरान खान साहब खुद कहते हैं जी कि मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ इस मुसीबत के में और इसके हल निकालने के लिए, लेकिन इस स्टेज के ऊपर ऐसी बातें करना, और अगर ये बातें ठीक है तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। ख़ासतौर जो कहते हैं कि हमें ये नहीं परवाह कि क्या होता है, आपको परवाह होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इसमें आपका एक बहुत हिस्सा है, इसलिए यू शुड नेवर अटर दीज वर्ड। और अगर किए हैं तो दैन शौकत तरीन साहब को अनकंडीशनल कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि इस बात को ये ख़त्म करें बिफोर इट टेक्स फर्दर टर्न इनटू द कोर्ट्स। ये एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसके अंदर भी आई फील कि बेहतर था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीटीआई को ज़रूर इनवाइट कर लेते। आई नो कि उन्होंने नहीं आना था, आप मॉरल ग्राउंड पर होते और आप कहते देखिए हमने इन्वाइट किया था। मुल्क के सिर्फ इस वक्त हालात को देखते हुए, अदरवाइज वी हैव बिग पॉलिटिकल डिफरेंस विद दिस पार्टी, जो कुछ वो हमारे साथ कर रही है, तो एक बेहतर फिदा कायम होने की शायद गुंजाइश बन जाती। वो तो खैर अब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हालात हो रहे हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पॉलिटिशियंस को सवाए अपने ज़ाती मफादात के या पाकिस्तान से तो फिर मोहब्बत किसी को भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। पाकिस्तान के आप इस वक्त आपने देखा कि दुनिया में हमने देखा पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म है, इतना नुकसान हो रहा है कि वी कांट इमेजिन जिस स्टेज पे हम जा रहे हैं। और इस स्टेज पे ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं, और फिर सेकंड ये कि अगर ये चेक भी करना चाहिए। और एक और बात भी है, आई स्टिल फील कि इस मौके पर ये ऑडियो रिलीज नहीं करनी चाहिए थे। एक और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, लोग इस वक्त बड़े महरून लोग हैं, परेशान बैठे हैं, डोनेशन वाले इतना डोनेट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे मौके पे ये ऑडियो टेस्ट लाना ये भी एक गलत बात है, हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल हाईली कंडेमेबल है, बहुत गलत बात की है। और आई विश कि ये खुद कहें
कि यस मेरे से मैंने बात की बट आई नेवर मेंट इट और व्हाटएवर यू वांट टू जस्टिफाई। जी ऐसा ऑडियो लीक का टाइम आपके ख्याल में गलत है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, या ओवरऑल भी वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, इसका वो कभी भी कोई भी इसको दिफा नहीं करना चाहिए? ऐसे ये वक्त नहीं है इस तरह की चीज़ों का, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जब भी ऐसे मौके आते हैं तो हम और मामलात में घुसे रहते हैं, और जहाँ पर हमें अपनी तवज्जो देनी चाहिए हम वहाँ नहीं देते। ये किस तरफ जा रहे हैं, और इसका कोई मतलब वापसी का कोई रास्ता बचेगा इन लोगों के लिए? नहीं तो कौन सा टाइम ब्रिगेडियर साहब को लगता है कि मुनासिब होता इसको लाने के लिए? वो जो ला रहे होते हैं उनको पता, हमसे बहुत बेहतर पता होता है कि कौन सा टाइम मुनासिब है, और उनके लिए इससे ज्यादा मुनासिब टाइम शायद था ही कोई नहीं, इसलिए आ गई मार्केट कर दी उन्होंने। लाइव भी ब्रिगेडियर साहब ही है, तो लाइव भी ब्रिगेडियर साहब ये लीक भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैंने इसीलिए कहा है गुलों के बाद तो विस्तारा आप समझ रहे होंगे। हम सबका देखें, हम सबका अपना अपना कौमी मफाद है, हम उससे बाहर निकल कर नहीं देखते। जिसको जहां कौमी मफाद लगता है वो उस हिसाब से बात कर देता है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब FATF पे कानून साजी हो रही थी, तो उस वक्त ऑपोजिशन क्या कर रही थी कि जी हमारे केसेस ख़त्म करें। आप यहाँ अब चूँकि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, शायद PTI वाले समझते हैं कि दिवालिया हो जाएगा तो इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। वो पहले ही वो इतने ऊंचे पेडेस्टल पे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितनी मर्जी आप ऑडियो वीडियोस ले आए, जितना मर्जी इस पे बहस कर लें, इमरान खान की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान का जो फॉलोअर है वो तो होता है ना, एक तो अंधा फॉलोअर होता है, ये उससे भी कोई अगली चीज है, उनको बिल्कुल इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये 2, 4, 6 घंटे 8, 10 घंटे आप ये कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर अपनी डगर पे होते हैं, वहीं होते हैं, वो उससे आगे नहीं जाते। उनके लिए इमरान खान हीरो है, इमरान खान ही इस मुल्क को बचा सकता है, बाकी सब बेकार है, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हम जब ये मिसालें दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में कुछ और मुल्क होते हैं जहाँ पे चीज़ें और तरह से चल रही होती हैं। अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर नवंबर में क्या हुआ था, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बजट पास नहीं करा सकी थी क्योंकि वो ग्रीन पार्टी उनको छोड़ गई थी। तो वो ऑपोजिशन ने बजट पेश करके पास कराया, और उसके बाद ग्रीन पार्टी दोबारा आ गई, और वो चंद घंटे की प्राइम मिनिस्टर जो चली गई थी, वो 2 दिन बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो जो कौमें इस तरह से सोच रही होती हैं, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, कि एक गवर्नमेंट का बजट नहीं आ सका, ऑपोजिशन ने भी बजट तैयार किया हुआ है। यहाँ आप ये तसव्वुर कर सकती हैं, यहाँ तो काम ही सिर्फ एक होता है, चूंकि IMF के दौर जो डील होनी है उसके पैसे PDM को आने हैं, हमारी हुकूमत नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं आने चाहिए। मतलब इससे ज्यादा और अफसोसनाक क्या बात हो सकती है कि ये आपका कौन सा मफाद है। मतलब आप इस वक्त ये गवर्नमेंट पे प्रेशर जरूर डालते, गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते कि IMF के पास आप जा रहे हैं, देखें हालात इस तरह के हो गए हैं। अब आपको जो इमरान खान साहब ने उस दिन कहा भी था अपनी वो तकरीर में कि रिलीफ लेने की बात करनी चाहिए IMF को, वो बात आपकी बिल्कुल सर आंखों पे, उस सर तस्लीम खाम है उसके सामने, वो आप करें, वो आपका काम है बतौर ऑपोजिशन, कि जहां आपको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, उसको कोई मशवरा देना चाहिए, वो आप दें। लेकिन इस तरह की बात करना ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि पैसे इस मुल्क के लिए आने हैं। ये डिफॉल्ट करेगा। अभी जो हालात है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, महंगाई जिस हालात पे पहुंचे हुए हैं, खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हम तो जीते जी मरने वाला हाल होगा हमारा, कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल ये सोचना चाहिए इमरान खान साहब को, इस पे कोई क्लियर लाइन लेके आना चाहिए और इसकी खुद वजाहत करनी चाहिए। इससे कम लोग इस पे मानेंगे नहीं। मैं सही जी इलियास साहब, देखिए जी एक बात करनी है आपकी, एक जुमला बोलना है खाली। जी ये यार साहब ने जो बोला है ना कि इमरान खान का अंधा फॉलोवर, अगर मिसाल के लिए समझना हो तो आमिर साहब बड़ी आइडियल मिसाल है। ये भी बिल्कुल इसी तरह की जो है ना फॉलोवर है आमिर साहब। सही। इलियास साहब देखिए मुबैना जो ऑडियो है लालू खेत के दानिश्वर से यही तवक्को है, उसमें यही देखें कि आप देख के उसको अफसोस होता है कि ये जो इसमें जो बातें की गई हैं, जिस तरह के कि आप मंजूर ना करें, इसको कबूल ना करें, जो और लेटर लिख के दें इसके बारे में, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आपस में बैठ के कि उनको इस तरह करते हैं, तो उसमें नुकसान तो गवर्नमेंट का थोड़ी है इसमें,
इसमें आवाम को नुकसान होगा। जो उनके लिए प्लान किया जा रहा था, जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो वो सारा प्लान का नुकसान होगा। उस फाइनेंशियली जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, जो एक गैप आ रहा है, वो गैप को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं। अभी ये पहली इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद मज़ीद जो है। और आज एक ऐसे दिन पर जो किया गया वो भी बड़ी हैरानगी वाली है, जिस दिन बोर्ड की मीटिंग है, तो इसमें किया जाए ताकि रिजेक्ट हो और इसके इम्पैक्ट वो बेसिकली ये कह के अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सारा किया जा रहा है। अपने इक़्तिदार के लिए आपस में एक दूसरे की खींचातानी में ये नहीं देखा जा रहा कि आवाम का फ़ायदा है या नुकसान है। वो आवाम का नहीं बल्कि अपना है कि अपना फ़ायदा हो, हम इक़्तिदार में रहें और सारा ये काम चले। अब ये चीज़ें हैं, ये सामने हमारे आज बातें हो रही हैं, तो इस पर वो बजाय अफसोस करने के आप डिफेंड कर रहे हैं। और इस तरह यही देख लें माजी में इसी मुस्लिम लीग ने, जैसे आस्था बता रहे हैं, FATF के लिए उनके अपने मुफादात थे, सारे अपने मुफादात को पहले रखा जाता है। आवाम तो बाद में आती है, आवाम तो फिर इनको ही वोट देती है और वोट देके इनको लाती है। लेकिन वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे, IMF को नहीं कह रहे थे। किनसे? वो मतलब हुकूमत से बात कर रहे थे, हुकूमत से कर रहे थे। FATF की जब आप बात कर रहे हैं, वो आगे हुकूमत से कर रहे थे, तो हुकूमत से अपने मुफादात के लिए कर रहे थे। आप FATF में जा रहे थे, तो वो उसमें यहाँ पे तो सीधी बात IMF के साथ थी ना कि लीक कर देंगे, और वो कहता है मेरी नंबर 2 से गपशप है, मैं हो जाएगी बात। बिल्कुल, देखिए आप अपने मुफादात झगड़ा इससे फर्क वाज़े है। झगड़ा साहब इससे तो इनकार कर रहे हैं कि कोई लेटर लिखा उन्होंने। लेटर नहीं लिखा। इससे मोहसिन लगारी साहब ने भी इनकार किया कि मैंने भी लेटर लिखा है और जारी भी कर दिया है। उसी को कह रहे थे कि IMF आज मैं अभी थोड़ी देर पहले उनका एक वीडियो पैगाम देख रहा था ट्विटर पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कोई लेटर नहीं लिखा। अच्छा, इसमें वो लेटर उनके साइन से हमारी स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त भी। नहीं बोल, मतलब उनको भिजवाया नहीं, कह रहे हैं भेजा नहीं गया। अच्छा, जैसे मोहसिन लगारी साहब भी कह रहे हैं कि मैंने लेटर नहीं लिखा, वो और भेजा है मिफ्ता इस्माइल को, वही कॉपी वहां गई है। जाहिर है सर, उन्होंने लिखा और उन्होंने भेजना था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट को भी। यही तो ऑडियो लीक है कि इनको लिखेंगे और उनको लीक करेंगे, तो इसी तरह करके प्रेशराइज करेंगे तो ताकि उन तक भी बात पहुंचेगी। नुकसान किसका है? नुकसान आवाम का है। बिल्कुल, आपके बात लोगों को देखना चाहिए, आवाम को भी वोट देते वक्त देखना चाहिए कि वो किन को वोट दे रहे हैं, वो जो उनके लिए काम करेंगे। अब तो मैं ख्याल आवाम को काफी तजर्बा हो गया। हमें वोट नहीं देंगे, वोट फिर वो इन्हीं को देंगे। देंगे सर, लेकिन तजर्बा तो हो गया ना 2-3 दफा। वो ऐसा वाली बात ना, अंधाधुंध है। बल्कि ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, सैलाब ज़दगान के लिए अपनी अपनी जगह पर इमदाद की अपील किस हद तक मौसर? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। नाज़रीन, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पूरी दुनिया मुतहरिक हो चुकी है। दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे सियासतदान इस नागहानी आफत पर मुत्तहिद होने की बजाय तकसीम में नज़र आ रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने जा रहा है, जिसमें PTI को शिरकत की दावत नहीं दी गई। आज रात चेयरमैन PTI इमरान खान भी इंटरनेशनल टेलीथॉन के जरिए मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील करने जा रहे हैं। लेकिन इस कौमी साहने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मैदान में। वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ब्रदर मुल्कों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पहली बार अपने वीडियो पैगाम के जरिए मुतासरीन की मदद की अपील की। मुखय्यर हज़रात और साहिब सरवत अफराद को आगे आने की उन्होंने दरख्वास्त की। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात आप पहले भी कर रहे थे। मुश्किल में घिरे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी सियासतदानों की अपनी अपनी जगह पर अपीलें किस हद तक मौसर साबित होंगी? दुआ, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस मौके पे कोई सियासत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के अवाम के लिए कुछ सोचने की बात थी। सेकंड बात ये कि मिसाल आर्मी की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और चीफ आर्मी स्टाफ जिस तरीके से अनटायरिंग, कभी वो बलूचिस्तान में होते हैं, कभी वो सिंध में होते हैं, कभी वो KPK में होते हैं, और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम जगह पर। वहाँ पर मेडिकल कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर रिस्क लेके लोगों को रिकवर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई और हादसा हो ना जाए। आप वो देखें, फिर उनके पर्सनल वीडियो पैगाम मैसेज करता है कि हाउ मच इज़ वरीड अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इस लिहाज से वो आप UAE से बात की है, उनकी पर्सनल बात है, एंड ही बीन ऑलवेज डूइंग वॉलंटरीली, नॉट कि उन्होंने कोई क्रेडिट लेनी फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए पूरी मुसल्लह फौज
उनके ट्रुप्स, उनके ऑफिसर्स, एवरीबॉडी इज आउट एंड डूइंग देयर अटमोस्ट, ताकि किसी तरीके से भी पहले रेस्क्यू फिर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तो बड़ी बात की बात है। आई थिंक यही मिसाल हमारे तमाम पॉलिटिशियन को देनी चाहिए। आई फील के दे नो पर्पस के अकेले अकेले करें, they have to be sitting together, working together for the cause of Pakistan and the maroon people of Pakistan flood affected. I think that is what we all should be doing it. जी आमिर साहब, देखें जी, जो पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन है ना, इस पे अब आप इस बात पे बहस में ना पड़ें कि कौन क्या कर रहा है। इमरान खान टेलीथॉन कर रहे हैं, करने दे, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, आर्मी चीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, सबको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन इन सब का ऑडिट इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जी जो पैसे आ रहे हैं ना, जैसे इमरान खान से लोग कह रहे हैं कि 2010 वाले 10 अरब रुपए का हिसाब दो, तो इमरान खान को मुंह पे मार देना चाहिए, जैसे साकिब निसार के लिए उन्होंने निकाल के कहा था और कहा कि जनाब ये हैं, उनसे पूछा नहीं गया कि अथेंटिक है या नहीं, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया तो ले आए 10 अरब रुपए का हिसाब। आज जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, आर्मी कर रही है, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, मुखैर हजरात कर रहे हैं और समाजी तंजीमें कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों अल खिदमत का नाम लिया था और फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा जी सब कर रहे हैं, जी सारे करें, हमें किसी से कोई ये नहीं है कि वो क्यों कर रहा है और जो नहीं कर रहा उसको करना चाहिए, मुझे खुद को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जितना कोई हिस्सा डाल सकता है। असल बात यह है कि सिस्टम हो जाना चाहिए, जैसे एनडीएम में सेंट्रलाइज कर रहा है पीडीएम के साथ, कि जहां क्या जरूरत है वहां पे वो जाना चाहिए, क्योंकि अब सैलाब कुछ रुका है, रिहेबिलिटेशन होनी है। जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर भाग रहे हैं, हर जगह पे लोग जा रहे हैं। आज मरियम नवाज भी गई हैं, इमरान खान चले डेरा इस्माइल खान पे, वो जो कुछ भी हुआ कहीं और चले ही जाएंगे ना, इस टेलीथॉन के बाद सही निकलें, सबको रागिब करें, ब्रेक ना लगाएं। सिर्फ इशू ये होना चाहिए कि लोगों की मदद हो जाए, हम सबको उसमें सबका साथ देना चाहिए, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी मजहबी फिरका बंदी के, बगैर किसी सियासी जमात के, हर बंदे को निकलना चाहिए और तकरीर और तनकीद की बजाय अमली तौर पे पैसे और इमदाद जो काइंड की सूरत में हो, चाहे वो कपड़े हों तो वो टेंट हो, वो खेमे हों, खुराक हो, खुश खुराक हो, वो लेके पहुंचाएं और लोगों तक जाएं, क्योंकि यही असल जरूरत है, यहाँ गप्पे मारने का फायदा कोई नहीं है। जी अयाज साहब, देखिए ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि आर्मी चीफ को मैंने तो तारीख में पहली दफ़ा देखा है किसी आर्मी चीफ ने बराह रास्त अपील की हो इमदाद की, इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और फिर अपने साथी उनके साथ खड़े थे और उस मौके पे वो वीडियो पैगाम देना इट्सेल्फ ये बताता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि 2010 में जो सैलाब आया था उसके बाद 2011 में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की थी तस्वीरों के साथ, जिसमें ये बताया था कि 5 महीने बाद तक पानी मौजूद था बहुत से इलाकों में। तो ये उससे कहीं ज़्यादा डेवस्टेटिंग है इस दफ़ा। तो बाकी रही बात बिल्कुल ठीक है, उससे अल खिदमत फाउंडेशन अभी काजी वो अपना सिराजुल हक साहब बता रहे थे 45 करोड़ लोग दे चुके हैं अभी तक अल खिदमत, बहुत अच्छा काम कर रही है अल खिदमत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक तो उनका नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त, सब वॉलंटियर्स हैं, वो सारे अस खुद मोबिलाइज होते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर थोड़ा फौज को मेरे ख्याल में थोड़ा लेट कॉल किया गया है, शायद एहसास, क्योंकि हम मीडिया वाले भी कुछ और कामों में फंसे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट्स भी कहीं और फंसी हुई थी, इसलिए फौज को भी जल्दी कॉल कर लेते तो और ज्यादा आपको नजर आ रहा होता चीजें ज्यादा मौसर। अयाज साहब थोड़ी सी बात आपकी, सॉरी काटूंगा, थोड़ी सी अयाज साहब थोड़ी सी बात, फौज को बुलाया या नहीं बुलाया, फॉज मौजूद थी, एक लेफ्टिनेंट जनरल ने शहादत दी इसी पानी में लोगों की मदद करते हुए, बिल्कुल मौजूद थी, सारे मैं वैसे बता रहा हूँ, सारी जगह पहुंचे हुए थे। सर इस लेवल पे नहीं थी, ये कॉल करने के बाद जिस लेवल पे फौज ने काम किया उस लेवल पे नहीं नजर आ रही थी, ये अल खिदमत ज्यादा नजर आ रही थी, ये हमें मानना पड़ेगा। आज बिल्कुल ठीक है, सब अपने अपने अलग-अलग जमा कर लें, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि एक इकट्ठा एक जगह पे उसको डाल देते और जहां से वो इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इमरान खान साहब 2 गवर्नमेंट्स के लिए कर रहे हैं ना, पंजाब और केपी, लेकिन क्या उनको सिंध और बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना चाहिए, वहां से वोट नहीं लेने? ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, कोई सूबा इससे नहीं किसी में कम तबाही हुई है, किसी में ज्यादा हुई है, इसलिए एक इज्तिमाई सोच की जरूरत है। बहरहाल ठीक है, इकट्ठे करें और उसके बाद खर्च कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कौन कहाँ किस तरह खर्च कर रहे हैं। फैसल हुसैन साहब, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी इस कौम के मसाइल आता है
ये कौम जो है वो कौम जो है वो एक हो जाती है। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान पे एक बुरा वक्त आया हुआ है, तो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जो है वो कौम जो जिस तरह चंदा दे रही है और इमदादी सामान जमा कर रही है, और एक आम नौजवान जिसका किसी भी सियासी जमात से या किसी भी NGO से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस मुसीबत को अपने घर की मुसीबत समझते हुए जो है बिल्कुल जो है एक फाल किरदार अदा कर रहा है। कराची के अंदर जो है बहुत बड़ी जो है जगह जगह जो है कैंप लगे हुए हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो इमदादी काम, इमदादी सरगर्मियाँ, और इस हवाले से जितनी भी जो नेटवर्क हो सकता है, अगर हम ये कहेंगे पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिस्टम इस वक्त कराची में चल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा अगर आप हाईवे पे जाएं, सुपर हाईवे पे, तो आपको ट्रक के ट्रक नज़र आएंगे जो यहाँ से कराची से सामान लेते हुए वो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त सबसे अहम तरीन बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, कि ये ना हो कि कोरोना वाली सूरत हाल हो जाए कि एक आदमी को तो 10 दफ़ा जो है इमदाद मिल जाए और एक आदमी को जो है वो एक दफ़ा भी जो है वो इमदाद ना मिले। दूसरी बात है कि आज जो मुतासरीन है उनकी ज़रूरत कुछ और है, कल इन मुतासरीन की ज़रूरत कुछ और होगी, और एक हफ्ते के बाद जो इन मुतासरीन की ज़रूरत कुछ और होगी। तो हमें ये जो भी इमदाद का जो सिस्टम है इसको किसी डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से जो है मुंसलिक करना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से लोगों की जो है वो मदद हो सके। ये ना हो कि इतना बड़ी जो इमदादी मुहिम है वो ज़ाया हो जाए, तो इसको ज़ाया नहीं होना, इसको हमें नतीजा खेज बनाना है। ठीक है इलियास साहब। जी बिल्कुल जी, इसमें किसी को नहीं ये देखना चाहिए। इस वक्त सबका ये है कि हंगामी बुनियादों पर काम करें, जिसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है उनको खाने पीने के लिए, टेंट के लिए, रिहाइश के लिए, और उसके लिए ये चीज़ें चाहिए जो कि लोग कर रहे हैं, जिसके लिए सारे मुल्क भर में देखें आप कैंप लगे हैं और ट्रक जा रहे हैं। और अब ये है कि उसका जो तकसीम का तरीक़ाकार है उधर लोगों को उन तक चीज़ें पहुँचना बड़ा ज़रूरी है, और ये कर रहे हैं तमाम तंजीमें, तमाम जो भी हैं वो सब मिलके कर रहे हैं। तो आप देख लें इधर लिबर्टी में भी, माल रोड पर भी सब ने कैंप लगाए हैं अपने। तो जो लोग बेहतर समझते हैं जिससे कि उनको चीज़ पहुंच जाएगी, उस कैंप में जाके वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं कैंप में। और ना सिर्फ लाहौर में इस जगह पर बल्कि हर इलाके में इस तरह कैंप लगाए गए और लोग अपनी मदद आपके तहत चीज़ें पहुंचा भी रहे हैं। तो इस चीज़ में बढ़ चढ़ के, जैसे आज कहा आर्मी चीफ ने भी कहा, तो इससे लोगों में एक और जज्बा पैदा होगा। जिस तरह सियासतदान भी कहेंगे तो उनके लीडर कहेंगे तो और जज्बा पैदा होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग करेंगे। और इस वक्त जो है कि बिल्कुल ज़रूरत है, जितना भी कर दें वो कम है। बिल्कुल बात सही है, जितना भी किया जाए कम है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा, कुर्रतुल ऐन वज़ीर की डंडा उठाए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली की वीडियो वायरल हुई, बाकी अफसरान कुर्रतुल ऐन की पैरवी क्यों नहीं करते? ये सवाल हम रखेंगे, राय लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के कई अज़ला आबी रेले से शदीद मुतासर हुए, लेकिन नौशहरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन वज़ीर साहिबा ने दरियाए काबुल में सैलाबी वार्निंग के बाद नौशहरा शहर और देही इलाकों में घर घर जाकर शहरियों को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया और वक्त से पहले ही उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। यही वजह है कि नौशहरा में कोई जानी नुकसान उस तरह से सामने नहीं आया। इसी हवाले से सवाल अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह ADC कुर्रतुल ऐन की थोड़ी सी मेहनत ने कई कीमती जानों को बचा लिया, बाकी अफसरान की जानिब से इक़दामात क्यों देखने में नजर नहीं आते आपके ख्याल में? दुआ, मेरा ख्याल है ये कुर्रतुल ऐन साहबा का DNA टेस्ट कराने की जरूरत है कि क्या ये पाकिस्तानी है और ब्यूरोक्रेट है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जी ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक ये कुर्रतुल ऐन ने एक पर्सनल एग्जांपल सेट की है और ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए की है। आई विश इसको फॉलो करें और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उनको इसके बारे में 23 मार्च को कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मेडल देना चाहिए उनकी रिकग्निशन के लिए, एंड इट शुड बी एक्ट एज एग्जांपल फॉर अदर्स टू इंस्पायर फॉर दिस। ठीक जी, फैसल साहब। पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान इस सारी सूरत हाल को कुदरत का अजाब कह रहे थे, तो ये कौम की हीरो बेटी जो है इसको इस मिसमैनेजमेंट से होने को बचाने के लिए उसने जाके सैकड़ों जानों को बचाया और ये साबित कर दिया ये अजाब नहीं हुआ, जो तबाही मची है वो मिसमैनेजमेंट हुई है। तो ये पूरी कौम की जो है हीरो है और पूरी कौम को अपनी इस बेटी पर जो है फ़ख्र है। जी आमिर साहब। बिल्कुल, कुर्रतुल ऐन वज़ीर ने बग़ैर किसी ट्रेनिंग के, क्योंकि अफसर शाही की ट्रेनिंग में ये काम ही शामिल नहीं है सैलाब और आफात वाला, तो उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया है कि बग़ैर डंडे के मसलियत से इज़्ज़त दे के लोगों के साथ कैसे सबकी
जान बचाई जा सकती है। और पाकिस्तान ने इसी तरह जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं काबिल फ़ख्र बेटी का, ये एक अच्छा क्रेडिट ओपन किया है कि हाँ जो काम करेगा उसको सराहा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अफसर वो लोग भी मौजूद हैं जो छतरियाँ दूसरों से उठवा के फिर रहे होते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह सबको तरगीब मिलेगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। जी इलियास साहब। हाँ जी, बड़ा बेहतर काम किया इन्होंने, बड़ा अच्छा शानदार। ये काम सबको करना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं किया कि घर ऑफिस में बैठ जाती या जाके ऐलान कर दे, उन्होंने खुद जाके सबको किया, मोटिवेशन दी कि निकलें अपनी जान बचाएं। अगर इस तरह और उसको बिल्कुल जिस तरह भी बहादुर बेटी का हम शुक्रिया अदा करें कम है। और जिस सब ने कहा कि इनको ज़रूर इसको तस्लीम करना चाहिए कि इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया जिससे कीमती जानें बचाई। वरना दूसरी जगह तो आप देख लें, अगर नहीं किया बर वक्त फैसला तो क्या हुआ, लोगों की कीमती जानें चली गई आज, जिस पर हम अफसोस कर रहे हैं। और हमें चाहिए, बिल्कुल सारे अफसरान को चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह काम करें। उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो घर घर गई, जाके लोगों को कहा और जिस तरह निकाला उन्होंने लोगों को। अगर पर वक्त ये ना करती तो आज ये भी इसी तरह हम यहाँ भी परेशान होते हैं। सर मेरे पास वक्त है, बिल्कुल ऐसे ही काम करना चाहिए ताकि हम कभी भी ये ना कहें कि इस ज़िले में, इस सूबे में बैड गवर्नेंस है। अगर तमाम अफसरान इसी तरह से काम करेंगे तो ज़ाहिर है वो गुड गवर्नेंस कहलाएगी। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।